बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जुलाई है और दिन है बुध का। बात करेंगे इडहाक जजेस के मामले का। आपको पता ही है कि 19 जुलाई को काजी फाइसल साहब ने एक इजलास बुलाया हुआ है। 4 नाम उन्होंने तजवीज़ किए थे। एक विकेट गिर चुकी है मैच शुरू होने से पहले, और ये मैं आपको बता दूं कि इन चारों में से जो एक रीज़नेबल जज था वो यही मुशीर आलम साहब थे जो रीज़नेबल थे। बाकी 3 तो जिस तरह के किरदार हैं वो अल अमान अल हफीज़, आप ज़रा पूछें उनका, देखें उनका माजी और जिस तरह से उन्होंने फैसले किए और जो कुछ उन्होंने किया है, जिस तरह से उन्होंने खिलवाड़ किया है, अब उनको दोबारा उसी खिलवाड़ के लिए जो है वो लाया जा रहा है। देखें काजी साहब के लिए बहुत नाजुक सूरत हाल है। पहले ये बड़ी एक कामयाबी है पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तानियों की, कि एक जज ने रिफ्यूज़ कर लिया है और अब चीखें सुनाई दे रही हैं कि जनाब वो सोशल मीडिया ने ये कर दिया। अभी तो सोशल मीडिया ने कुछ किया ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, तहरीक इंसाफ की बतौर तंजीम नहीं, बतौर जमात नहीं, उनके कारकुन नहीं, उनके हामी नहीं, आम पाकिस्तानी बाहर बैठ के अब जो चीज़ें कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, वो बहुत ख़तरनाक हैं। अब आप देखें ना, मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये अब मुशीर आलम साहब के अलावा जो 3 जजेस हैं, इनका डाटा लोगों से मांगा जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है, और ये इसका ज़ाहिर है पीटीआई पे इसका पीटीआई के बैकलैश भी आ सकता है और रिएक्शन भी पीटीआई के लिए आ सकता है, क्योंकि जब पीटीआई इस तरह का कोई यानी चाहे वो आम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये चीज़ करेंगे, लेकिन उसका इल्ज़ाम पीटीआई पे ही आएगा और उसका इम्पैक्ट आएगा। ऐसा नहीं कि इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो एक ट्विटर के ऊपर एक कैंपेन चली हुई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये 3 जजेस हैं, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मीखेल, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, इन 3 के बारे में जो एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही है और कहा जा रहा है कुछ ट्विटर अकाउंट से कि हमें इनका डाटा जो है वो दें, इनके दामाद कौन हैं, इनकी फैमिली मेम्बर्स कौन कौन हैं, वो कहाँ पे हैं, कैसे इस निज़ाम से जुड़े हुए हैं। अगर आप देखें ना कि ये वो तस्वीरें लगाएंगे, वो डिटेल्स ये शेयर करेंगे, पीटीआई पे रिएक्शन तो इसका आएगा, क्योंकि ये चीज़ एक ज़ाहिर है सेंसिटिव है, लेकिन वहीं पे ये है कि इनके ऊपर भी तो दबाव आएगा ना जो ये जजेज़ हैं। और देखें, एक जज ने तो इनकार कर दिया है। काजी साहब के लिए सूरत हाल बहुत नाजुक है, इसलिए कि 4 नाम वो 4 जज लाना चाह रहे थे, एक तो गया, 3 रह गए। 3 में देखें, एक चीज़ तो ये है कि एक इनमें से ना बड़ा मकरू किरदार है, बड़ा नीच घटिया किरदार है, वो जो साजिशी बहुत घटिया किरदार है, वो असल वो किरदार है, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है। उस घटिया किरदार के अगर वो घटिया किरदार भी इनकार कर गया ना, फिर ये जीत है पाकिस्तानियों की, फिर ये पाकिस्तानियों की जीत है। फिर 2 और आप भी जाएँ तो वो रेलू कटे शुमार होंगे और उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। और ये भी मैं आपको बता दूं, देखें ये बात ठीक है कि पाकिस्तान के लोग ये बात कर रहे हैं, ये नैरेटिव ठीक है कि काजी साहब उधर से मखसूस नशिस्तों में शिकस्त हुई उनको, उन्होंने अक्सरियत खो दी, साथ ही 4 जज अपने ज़ाती दोस्त जो है वो लाने के लिए उन्होंने वारदात शुरू कर दी, और ये मामला नेक्स्ट चीफ जस्टिस के लिए छोड़ना चाहिए था जिसने आना है। और छुट्टियों में कौन सा आपने बैकलॉग कम कर लेना है और कौन सा आपको केसों को कम करने की इतनी फिक्र थी कि आप नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने के लिए पीटीआई पे पाबंदी तो नहीं, पीटीआई से बल्ला छीनने के लिए और ये सारी चीज़ें करने के लिए रात लेट नाइट तक आप बैठ के फैसले करते रहे। आप निचली अदालतों को सपोर्ट करते रहे इमरान खान के खिलाफ फैसले देने के लिए, आप इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करते रहे धांधली करवाने के लिए, धांधली के बाद आप इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करते रहे कि धांधली जो है वो उसके खिलाफ कोई तहकीकात ना हो, कार्रवाई ना हो, मैंडेट वापस ना चला जाए जिनको अवाम ने दिया था। अब आपको याद आ गया, केसेस याद आ गए, बैकलॉग याद आ गए। देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझसे अगर आप पूछें, मुझे फौरी तौर पर कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि जिसमें काजी साहब को इन जजेस की, इडहाक जजेस की ज़रूरत हो। यानी वो ठीक है, अपनी उनकी फ्रस्ट्रेशन ठीक है, उनका गुस्सा ठीक है, उनकी नफरत ठीक है, अपने जजों पे गुस्सा, सारी बातें ठीक हैं। असल जो मुझे मेरा सवाल है आपसे, ये मैं मुमकिन तौर पे बता चुका हूँ 2 चीज़ें, यानी रिव्यू वाला तो आप चैप्टर क्लोज है ना, रिव्यू तो इंटर कोर्ट अपील है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो भी 8 रुकनी बेंच से बड़ा कोई बेंच होगा उसका रिव्यू नहीं है। क्यों? रिव्यू सुनता है उससे बड़ा बेंच और माइनस वो जजेस। जहां पे 8 जजेस के सुन लेते हैं तो उसके लिए फिर ठीक है, 8 के बाद 9 हो सकते हैं, 17 जजेस हैं, लेकिन जहां पे 9 होंगे वहां पे क्योंकि 10 जज चाहिए होते हैं तो वो 19 मुश्किल हो जाता है। एक तो ये बात है इंटर कोर्ट अपील में। दूसरी, क्योंकि यहां पे 13 जज थे। दूसरी बात यह है कि रिव्यू में सेम बेंच होता है। तीसरी बात यह है कि ये 184(3) नहीं था, ये 185 था, ये अपील में सुन रहे थे ये केस। वो जो इंटर कोर्ट अपील है वो 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट जो केस टेकअप करेगी उसके ऊपर है, वो 185 के ऊपर इंटर कोर्ट अपील नहीं है। 185 तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया, वो चैलेंज हुआ पेशावर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया, खत्म। अब उसके बाद रिव्यू हो सकता है, रिव्यू में इतने जज नहीं टूट सकते, और ये जो रिव्यू में बैठ भी नहीं सकते रेलू कटे, जिन रेलू कटों को लाने की कोशिश की जा रही है। और मैं हैरान हूं कि थोड़ी सी बंदे के अंदर शर्म, हया और गैरत होती है कि आपको रिटायर हुए भी इतना अरसा हो गया है
और अब आप जो है पहले आप सरकारी नौकरियां आपने निगरान हुकूमतों से ली हैं, एक वहां पे जो है वो लग गया निगरान वज़ीर आला, और उसने जो फस्तायत यजीदियत, और मुझे तो समझ नहीं आती है कुछ लोगों की कि ये इमाम हुसैन का नाम कैसे ले लेते हैं। यजीद के साथ, यजीदी निज़ाम के साथ खड़े होके जुल्म करके जबर करके नाम इनके ज़बान पे इमाम हुसैन का कैसे आता होगा, मैं तो हैरान हूं। और मैं कल रात आपको बताऊं वो खिताब अगर आपको कहीं से मिले तो आपको सुनना चाहिए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त खिताब किया, मैं कोशिश करूंगा उसके मैं क्लिप्स ट्विटर के ऊपर लगाऊं। 9 और 10 मुहर्रम की रात 12 बजे उन्होंने जामे इमाम सादिक G9 में है इमाम बारगाह, वहां पर उन्होंने बहुत ही शानदार खिताब किया। और मैं आपको बताऊं वहां पे मोस्टली, मैं खुद उधर मौजूद था, मोस्टली वहां पे नौजवान बैठे हुए थे और हजार लोग उनको सुन रहे थे। जो उन्होंने करबला का बताया, करबला का दर्स क्या है, करबला का पैगाम क्या है, वो जो उन्होंने दर्स बताया है, करबला का जो पहला दर्स बताया है, जो पहला पैगाम बताया है, उसके मुताबिक ये कैसे मोहसिन नकवी नाम ले सकता है करबला का, इमाम हुसैन का, कैसे ये मकबूल बाक़िर साहब नाम ले सकते हैं इमाम हुसैन का और करबला का ही नाम ले सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने इस फस्तायत और इस सारी चीज़ को सपोर्ट किया है, तो लिहाजा मैं मतलब एक बंदा सियासतदान बन गया और वो सरकारी ओहदे उसने ले लिए हैं, उसने धांधली करवाई है, उसने इलेक्शन के अंदर खिलवाड़ किया है, और वो अब आके दोबारा जज की कुर्सी पे बैठ के लोगों के फैसले करेगा। मुझे बताएं, जिस बेंच में ये 3 जज बैठे होंगे, अगर ये आ भी जाते हैं ढाक जज, कौन सा पाकिस्तानी जिसको इनके ऊपर एतमाद होगा? आप सुनेंगे हर रोज कोई ना कोई खड़ा होकर साहिल कहेगा कि मेरा केस तो मत सुनो। इनकी टके जितनी औकात नहीं होगी और ये इनकी रोज इंसल्ट होगी कमरा अदालत में। मैं तो जरूर जाया करूंगा इनकी अदालत में, आम साहिलीन को देखूंगा कि आम साहिलीन खड़े होकर इनको कहेंगे कि तुम मेरा केस नहीं सुन सकते, तुम्हारा क्या काम है, रिटायर होकर तुम दोबारा आके इधर बैठ गए हो फैसले करने के लिए। और जितनी करप्शन इनकरेज रिटायर्ड जजेस को ढाक लगाने से होगी, हाँ आम हालात में मैं हामी हूं इस चीज का, ढाक जजेस बिल्कुल आने चाहिए, लेकिन इस वक्त नहीं, ये हालात नहीं है। ये पता चल रहा है कि ये किस मकसद के लिए लाए जा रहे हैं। लाएं, आप एडीआर सिस्टम लाएं ना, एडीआर सिस्टम पूरी दुनिया में है, जिसका जिक्र किया था मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर के खिताब में। आप एडीआर सिस्टम लाएं और एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो है वो एक सेटअप होता है, एडीआर सिस्टम होता है, तो आप उसको लोगों के मामलात को हल करें वहां पे। आप मुझे बताएं, अगर आपको इतना वो था, आप लेके आते ना जस्टिस इब्राहिम खान को, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट आप ले आते। आप जस्टिस इब्राहिम खान को उस वक्त आप ऐसे करते कि आप उस वक्त ये जज पूरे करते और आप उनको ढाक जज ले आते। इब्राहिम खान जैसा जज, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, क्या कमाल जज था। अभी भी आप उनको ऑन बोर्ड लें वहां पे केपीके में। केपीके हुकूमत को ऐसे ही करना चाहिए, एडीआर सिस्टम वहां पे लाना चाहिए और जस्टिस इब्राहिम खान साहब, जस्टिस रिटायर्ड इब्राहिम खान साहब को वहां पे जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो अब एक तो बात मैंने आपको बता दी कि रिव्यू में ये नहीं बैठ सकते, कोई ऐसा मुझे नहीं नजर आता सिवाय 2 चीजों के, कि ये 9 में ये केसेस इनके पास लगाएंगे इनको ला के, ताकि इमरान खान के खिलाफ फैसले करवा सकें। दूसरा, पीटीआई के लिए अगर वो आता है, रेफरेंस आता है तो, लेकिन वो भी मैं आपको बता दूं, रेफरेंस अगर आएगा पीटीआई के खिलाफ तो वो 1.5-2 माह चलेगा, डेली बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट को सारे काम काज छोड़ के उसके लिए बैठना पड़ेगा। असल सवाल वही है जो कल का दिन बड़ा अहम है, कि एक इनमें से बड़ा मकरू किरदार है, उस मकरू किरदार का देखना है कि वो हाँ करता है या ना करता है। और देखना तो ये भी होगा कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास है, जुडिशल कमीशन के इजलास में जो जजेस हैं वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं इनके बारे में, कितने से, क्या 9-0 से फैसला होता है, 5-4 से होता है, 6-3 से होता है, ये देखना होगा। और ये भी देखना होगा जो असनाद मलिक साहब बात कर रहे हैं कि ये पहले ही डिसाइड कर लिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज में ये नहीं बैठेंगे, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के केसेस में ये नहीं बैठेंगे, बल्कि ये से बैठेंगे जेल अपीलों में। और मैं आपको बता रहा हूं, जेल अपीलों में भी आप इनको रिटायर्ड जजेस को बिठाएंगे ना, आम साइलिन आके इनके ऊपर उंगली उठाएंगे और खड़े होकर इनकी आंखों में आंखें डाल के कहेंगे कि तुम मेरा केस नहीं सुन सकते। भाई ये तो अब ये रिटायरमेंट के बाद पता नहीं कितने लोगों से इनकी यारियां, दोस्तियां, ताल्लुकात, वो अब मार धाड़ उन्हीं के ये आएंगे मामलात और पैसे और चीज़ें और ये सारी चीज़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक काजी साहब फ्रस्ट्रेशन में ज़रूर कर रहे हैं और आप देखेंगे कि ये चीज़ भी इनके ऊपर उल्टी पड़ेगी, क्योंकि एक तो देखना है ना कि 19 को होता क्या है जुडिशल कमीशन में, कितने एक से फैसला होता है, उसके बाद ये आते भी हैं या नहीं आते, ये आते हैं तो लोग इनके साथ क्या करते हैं, वकील इनके साथ क्या करते हैं, इनकी एक टके की इज्जत नहीं होगी। इनकी पहले भी इज्जत कोई नहीं है, जब ये जज थे तब भी इनकी इज्जत कोई नहीं थी, और रिटायरमेंट के बाद भी ये काबिल नफरत हैं। ये दोबारा आ जाएंगे तो कौन सी इनको इज्जत मिलेगी, कोई इनको इज्जत शिज्जत कोई नहीं मिलनी। लोग इनके बहुत खिलाफ हैं, पाकिस्तान के लोग इनके बहुत खिलाफ हैं। काजी साहब फ्रस्ट्रेशन में ये ज़रूर कर रहे हैं सिर्फ एक दिखाने के लिए या एक मैसेज। एक बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त बात की मुझे, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि ये क्यों ला रहे हैं। मैंने कहा मुझे तो समझ नहीं आती क्यों ला रहे हैं। 2 ही चीज़ें हैं, एक 9 मई के केसेस जो आने और एक पीटीआई वाला रेफरेंस, उसके अलावा मैंने कहा किसी चीज़ में इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है
कि काजी साहब जब अक्सरियत खो बैठे हैं और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में एक माहौल बन गया, निचली अदालतों को एक मैसेज चला गया, यहाँ तक कि जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने सनम जावेद वाला तारीखी फैसला दे दिया, तो ये इडहाक जजेस लाने वाली खबर चलवा के और इनको ला के काजी साहब एक मैसेज निचली अदालतों को देना चाहते हैं कि नहीं 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 नहीं, खबरदार, अभी मैं ताकत में हूं, अभी दोबारा मैंने अक्सरियत बना ली है। शायद काजी साहब ये मैसेज देना चाहते हैं निचली अदालतों को कि दोबारा मैंने जो अक्सरियत है वो गेन कर ली है। लेकिन मेरा ख्याल है कि निचली अदालतें इतनी बेवकूफ़ नहीं है, निचली अदालतों को पता है कि ये काजी साहब जा रहे हैं और मुमकिन नहीं नज़र आता अब इनकी एक्सटेंशन या इनको बरकरार रखना, और इसलिए काजी साहब बहुत फ्रस्ट्रेट हैं। अब जो ये लोग कहते थे कि वो जी एक्सटेंशन काजी साहब नहीं लेना चाहते, नहीं लेंगे, एक बार उन्होंने कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। अगर उनको एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है तो वो मखसूस नशिस्तें क्यों देना चाहते थे चोरों, डाकुओं, लुटेरों को? 2 तारीख अक्सरियत क्यों पूरी करवाना चाहते थे? तो सूरत हाल जो इडहाक जजेस वाली है उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है, और कोई इंतहाई 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 को बेशरम इंसान ही होगा जो इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म के बाद, इतने ज़्यादा लोगों की तरफ से तबर्रे के बाद भी कहेगा कि हाँ मैंने जायज लगना है। और मैं आपको बता चुका हूँ, ये बात आप हर पाकिस्तानी को बताएं, आम पाकिस्तानी को बताएं, रेडी वाले को बताएं, रोक के बताएं उसे कि तैयार हो जाओ, तुमने टैक्स ज़्यादा देना है, क्योंकि 50 लाख रुपए में एक जज पड़ेगा। ये ढाक जज जो काजी साहब ला रहे हैं, 50 लाख में कम से कम एक जज पड़ेगा आपको, मुझे, हम सबको, जो आप टैक्स देते हैं। तो फिर आपको महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी, ताकि ये जो रिटायर्ड ढाक जजेस आ रहे हैं इनकी, क्योंकि इनमें से एक तो बड़ा शदीद बीमार भी है, उसको फ़ायदा ये हो जाएगा कि जैसे ही वो दोबारा भर्ती होगा तो वो सारी उसकी दवाइयाँ, उसका सारा इलाज वो आपके और मेरे और हम सब के टैक्स के पैसों से होगा। तो यार अगर आपने ये इलाज अपना करवाना है तो किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को कह देते हैं, आप बता दें, कोई ज़कात सदकात अतियात में से आपको पैसे दिलवा देते हैं, कोई ये अलखिदमत वालों को या FGRF वालों को या इस तरह की किसी तंजीम को कह देते हैं, फलाई तंजीम को, वो आपको पैसे दे दे। आपने ज़रूर इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करना है आके, और अवाम के टैक्स के पैसों से आपने इलाज करवाना है। तो पता नहीं, मैं हैरान हूँ लोगों की हिर्स, लालच किस हद तक लोग गिर जाते हैं। बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।